नमस्कार। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ। हाँ, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री का शुभचिंतक और एक राष्ट्रभक्त जरूर हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो बताने जा रहा हूँ। अगर ये वीडियो स्किप न करते हुए देखा तो ही आपको पता चलेगा कि मोदी जी आखिर कौन है। वीडियो थोड़ा लंबा है, इसलिए इसे धैर्य से देखो और सुनो। ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, मुख्य मुद्दा ये है कि मोदी जी इन सीआईए और डीप स्टेट को क्यों खटकते हैं। देखिए, मोदी जी हमेशा कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, यानी हर क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता पर मोदी जी ने हमेशा जोर दिया है और वैसी ही नीतियां अपनाई है। मेक इन इंडिया, भारत के किसान, पशुपालक, मछुआरे, भारत की ऊर्जा सुरक्षा, संरक्षण क्षेत्र, अंतरिक्ष क्षेत्र, भारत की आर्थिक स्वतंत्रता, ऐसे हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो, इस पर उन्होंने हमेशा जोर दिया। लोगों के जीवन के स्तर को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। रूस से सस्ते तेल की खरीद, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की मजबूत आवाज और विकासशील देशों के लिए भारत का नेतृत्व, यह सब पश्चिमी देशों और विशेषकर अमेरिका को खटक रहा है, असहज कर रहा है। दोस्तों, भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है? केवल सस्ता है इसलिए? नहीं दोस्तों, वो तो है ही, लेकिन भारत रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदकर अपने रिफाइनरीज में प्रोसेस करके यूरोप और एशिया के देशों को बेच रहा है। इसीलिए पूरे विश्व में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, अन्यथा अभी कीमतें आसमान को छू रही होती। और अमेरिका अपने डॉलर को और सशक्त बनाने के लिए यही चाहता है। इससे क्या होता दोस्तों? इससे आर्थिक मंदी आ जाती, रिसेशन आ जाता और डॉलर सबसे ऊपर पहुंचता। लेकिन मोदी जी की इस नीति से यह संभव नहीं हो पा रहा है। इस काम के लिए पूरे विश्व को मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने पूरे विश्व को इस रिसेशन में जाने से बचाया है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से वैश्विक पटल पर भारत का प्रभावशाली मानचित्र उभरने लगा है। अमेरिका जैसी महाशक्तियों का महत्व उनकी अपनी गलत नीतियों के कारण कम होने लगा है। लेकिन ये दोषी किसे ठहरा रहे हैं? मोदी जी को। अमेरिका को और उसके सहयोगी देशों को ये बात हजम ही नहीं हो रही कि भारत किसी पर निर्भर रहे बिना अपने दम पर विश्व की राजनीति में नया संतुलन बना रहा है। भारत का विश्वगुरु बनने का विजय रथ तीव्र गति से दौड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि जब वे मोदी जी को सीधे रोक नहीं पा रहे, तो क्या किया जा सकता है? इसलिए अपने देश में छुपे हुए डीप स्टेट के स्लीपर सेल, मोदी जी का व्यक्तिगत द्वेष करने वाले राहुल गांधी जैसे लोग ढूंढ ढूंढ कर उनका उपयोग करके सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में झूठे नैरेटिव फैलाना उन्होंने शुरू किया है। जातिगत और सांप्रदायिक विद्वेष को हवा देना भी शुरू किया है, जैसा हाल ही में नेपाल में हुआ। सरकार में छुपे हुए भ्रष्ट लोग और विपक्ष के कुछ नेताओं को बढ़ावा देकर सरकार गिराने की कोशिशें भी की जा रही है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ भी लगा दिया है, ताकि लोगों के मन में मोदी जी के खिलाफ भावना निर्माण हो। साथ ही यूरोप को भी 100% टैरिफ लगाने के लिए बताया था, लेकिन यूरोप ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। ये अलग बात है। तरह तरह के कैंपेन और आंदोलन कराने के लिए और चलाने के लिए बाहर से फंडिंग कर रहे राहुल गांधी जैसे लोग। जेन झेड ने नेपाल में जैसा किया वैसा भारत में भी हो सकता है, इस बात का बार बार जिक्र क्यों कर रहे हैं? ताकि वैसा माहौल बन जाए। मोदी जी और संघ में मतभेद की अफवाहें भी फैलाई गई। योगी जी और अमित शाह के बीच अनबन जैसी झूठी बातों का नैरेटिव भी गढ़ा गया। यह सब उसी बड़ी चाल का हिस्सा है। भारत को अस्थिर करो और मोदी जी को कमजोर करो।
किसी भी मार्ग का इस्तेमाल करके मोदी जी को हटाने का एजेंडा लेकर ये चल रहे हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? दोस्तों, मोदी जी जब भी कुछ बोलते हैं तो उसमें निश्चित एक अर्थ होता है, बात में गहराई और सच्चाई होती है। यूं ही कुछ नहीं बोल देते। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेकर आज तक अगर आप देखें तो आगे आने वाले 10 सालों का ब्लूप्रिंट पहले से ही उनके पास तैयार रहता है और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि भारत किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी बड़ी जोखिम क्यों न उठानी पड़े, लेकिन मेरे देश के किसान, पशुपालक, मछुआरे और देश की जनता के हितों की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। मैं जानता हूं इसके लिए मुझे बड़ी व्यक्तिगत कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, लेकिन मैं तैयार हूं। जरा सोचिए, जो व्यक्ति अपने देश को अपना कुटुंब मानता हो, देश के लिए बिना छुट्टी लिए दिन के 18 घंटे से ज्यादा खून पसीना बहा रहा हो, उसे अपने देश में क्या मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, चोर, अडानी अंबानी के लिए काम करने वाला, नीच, ऐसे ऐसे लांछन लगा रहे हैं और पूरी दुनिया ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया है, अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कारों से नवाजा है। अभी हाल ही में मोदी जी के जन्मदिन पर ब्रिटेन के एक एमपी बॉब ब्लैकमैन ने यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया। यूके के एक स्पिरिचुअल संस्थान है जिसका नाम है इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर। 11वीं गुजरात एक वीकली न्यूज़पेपर है और ईस्टर्न आई करके ब्रिटिश एशिया न्यूज़पेपर है। इन्होंने मिलकर एक प्रोग्राम किया और मोदी जी का सम्मान किया और मिस्टर बॉब ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा भी कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए उनके 75वें जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई देने का मुझे अवसर मिला और ये प्रोग्राम करते हुए मुझे अत्यधिक आनंद हो रहा है। उसी स्पिरिचुअल संस्थान के गुरुजी श्री राज राजेश्वर जी ने कहा है, ए सेंट इन अ सिविल रोल गाइडिंग इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो दोस्तों, पूरी दुनिया जिसके लिए बेताब है, जिन्हें गौरवान्वित कर रही है, उसे अपने देश में क्या मिल रहा है? गालियों के गुलदस्ते, उपहासों के हार, बदनामी के पत्थर और रोकने की ये नाकाम कोशिशें। दोस्तों, आज पूरे विश्व के केंद्र में रहते हुए सबकी जुबान पर सिर्फ एक आदमी का नाम है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ऐसा कभी देखा है, कहीं सुना है? दोस्तों, हाल ही में चीन में हुई एससीओ समिट का एक वीडियो वायरल हुआ, आप सबने देखा होगा। सूत्रों के अनुसार समिट के दौरान मोदी जी और रूस के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन को एक मीटिंग में कहीं जाना था और पुतिन ने कहा था कि मैं मोदी जी को अपनी कार में साथ ले जाऊंगा। ये प्रोटोकॉल में नहीं था, क्योंकि ऐसे समिट में जब किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष जब जाते हैं तो एक एक मिनट का ब्यौरा समयानुसार सब कुछ पहले से तय होता है, लेकिन सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उसके विपरीत जाकर पुतिन अपने कार के पास 10 मिनट तक खड़े रहे और फोन पर बातें करते रहे और मोदी जी का इंतजार करते रहे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं मोदी जी को अपनी लिमोजिन कार में साथ ले जाऊंगा। दोस्तों, वैसे पुतिन जहां भी जाते हैं उनके अपनी खुद की सुरक्षा ज्यादातर साथ लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही मोदी जी पहुंचे, दोनों कार के अंदर गए और वहां करीब 46 मिनट तक अकेले में बातें करते रहे। दोस्तों, यह भी प्रोटोकॉल में नहीं था। बाहर मीडिया और नेता इंतजार करते रहे और अंदर दो महाशक्तियों के नेता भविष्य की रणनीति पर चर्चा करते रहे, ऐसा सबको लगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर उन दोनों को कुछ बातें करनी ही थी तो कार में बैठकर क्यों करते? क्या वहां कोई और जगह नहीं थी? और कार में बैठकर कोई अपने देश के भविष्य की रणनीति भला क्यों तय करेगा? दोस्तों, मोसाद, आईबी और केजीबी, इन तीनों गुप्तचर संस्थाओं का नाम आपको मालूम होगा। इजराइल, भारत और रूस की है ये तीनों संस्थाएं। न जाने कितनी बार एक दूसरे के साथ संयुक्त आदान प्रदान करते रहते हैं। हो सकता है इनमें से किसी को दोनों के यानी मोदी जी और पुतिन के होने वाले मीटिंग के दौरान
कुछ अशुभ घटित होने की जानकारी प्राप्त हुई हो और 46 मिनट में उस होने वाले अशुभ को टाल दिया गया हो, उसके बाद यानी 46 मिनट बाद दोनों गए और फिर प्रोटोकॉल के तहत सब कुछ होने के बाद मोदी जी भारत सकुशल वापस लौट आए। भारत आते ही जब लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया, तब उन्होंने पूछा कि तालियां क्यों बजा रहे हो? चाइना गया था इसलिए या सकुशल वापस लौट आया इसलिए? दोस्तों, मोदी जी की इस छोटी सी लाइन में बहुत बड़ा संदेश छिपा था। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मोदी जी जब भी कुछ बोलते हैं तो उसमें एक अर्थ निश्चित होता है। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा कि कुछ हुआ नहीं। ऐसा ही एक वाकया उनके साथ जब वे पंजाब में गए थे तब हुआ था। वो आधे घंटे का ड्रामा आपने भी देखा होगा, कितना खतरनाक था। और वहां से पाकिस्तान की बॉर्डर भी नजदीक थी, मतलब बिल्कुल सटकर थी और कुछ भी हो सकता था। और उस ब्रिज पर दोनों तरफ खालिस्तानी समर्थकों की टोली थी जो कहते हैं कि पंजाब इज नॉट इंडिया। तब भी मोदी जी ने वापस लौटते समय पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री को मैसेज भेजा था कि मैं सकुशल निकल गया हूं। तो दोस्तों, कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो अब ट्रंप जैसे मोदी जी की घृणा करने वाले लोगों ने जले पे नमक छिड़कने जैसा काम किया है। कुछ साल पहले ईरान में भारत ने लाखों रुपए निवेश करके चाबहार बंदरगाह विकसित किया है। अब अमेरिका ने सितंबर के अंत से यहां काम करने वाले लोगों पर बड़े कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। भारत को एशिया के देशों में और यूरोप में कारोबार बढ़ाने के लिहाज से यह बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण है। तो अमेरिका भारत को चौतरफा से घेर कर भारत में मोदी जी को किसी भी कीमत पर हटाने के काम में लगा हुआ है। अमेरिका की नीतियां ही मतलबी है। अभी अभी अमेरिका में रहने वाले प्रवासी लोगों पर ट्रंप ने गाज गिराई है। उनको वहां रहने के लिए H1B वीजा पर $1 लाख की फीस कर दी है। अगर रहना है तो रहो, नहीं तो चलो निकलो। तो दोस्तों, हथकंडे तो सारे अपनाए जा रहे हैं। क्यों? सिर्फ एक आदमी को, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हटाने के लिए। ट्रंप मोदी जी के साथ दिखावे की दोस्ती निभाने की चेष्टा कर रहा है और मोदी जी इस बात को भली भांति जानते हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले आपने देखा होगा, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, जापान, फ्रांस, यहां तक कि मंगोलिया तक और अब रूस तक मोदी जी जिनसे भी मिले और भारत के लिए रिश्ते बेहतर बनाए, व्यापार में वृद्धि की, उन देशों की राजनीति में कुछ न कुछ हलचल देखने को मिली। कुछ ही दिनों में इन देशों में अराजकता का माहौल बन गया था, या समझिए बनाया गया। और देखते ही देखते कहीं राष्ट्राध्यक्षों को हटना पड़ा या उनको हटाया गया। कहीं पर उनकी ताकत को कमजोर कर दी गई और कहीं पर वे बड़े देशों की महज कठपुतली बनकर रह गए। यह महज एक इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को थोड़ा गहराई से अगर देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अगर सूत्रों की माने तो इसके पीछे CIA और तथाकथित डीप स्टेट जैसे शक्तिशाली तत्वों का हाथ साफ दिखाई देता है। 2 साल पहले मोदी जी के दोस्त जापान के शिंजो आबे की एक रैली के दौरान हत्या कर दी गई, आपको पता होगा। और क्या आपको यह पता है, मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से उनके और शिंजो आबे की गहरी दोस्ती थी। तब वे जापान के प्रधानमंत्री भी नहीं थे। उसके बाद बांग्लादेश की शेख हसीना का क्या हुआ, आपको पता है। वैसे ही श्रीलंका के प्रधानमंत्री जसनायके, उनको भी जाना पड़ा। नेपाल में क्या हुआ आप सब जानते हो, KP ओली को भी जाना पड़ा। उसके बाद मंगोलिया के प्रधानमंत्री, फ्रांस में भी ऐसा ही करने की कोशिशें हुई। यानी जो जो मोदी जी के साथ हुआ उन सबको एक एक करके हटाया गया। और अब बारी है रूस के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन की और उनके साथ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी हटाने की। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का क्या हुआ आप तो जानते हो। इनको चाहिए पूरे विश्व के देशों में इनके इशारों पर चलने वाली सरकारें, और जो इनके विरुद्ध खड़ा रहने की कोशिश करेगा उसका यही हाल करने की साजिशें की जाएगी। ये इनकी खराब नीयत है।
इतना सब कुछ करने के बावजूद कुछ भी हाथ नहीं लगा, तो अब ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं कि मोदी जी इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड इज डूइंग वेल फॉर इंडिया वगैरह फलाना ढिमकाना। दोस्तों, असल में अमेरिका भारत का मित्र हितैषी न है और न कभी होगा। ये इन सारी घटनाओं से सिद्ध होता है। मोदी जी जानते हैं कि उनका रास्ता आसान नहीं है। दोस्तों, आज भारत के प्रधानमंत्री केवल एक नेता नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास का, आत्मनिर्भरता का और विश्व गुरु भारत के सपने का एक प्रतीक है। लेकिन यह संघर्ष जारी है। सोशल मीडिया के झूठे नैरेटिव से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिशों तक, जब जब कोई ताकत भारत को रोकने की कोशिश करती है, मोदी जी का अटल निश्चय उन्हें असफल कर देता है। और ये बल, ये ताकत उन्हें मिलती है हम सबसे। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम जागरूक रहेंगे? क्या हम इन खेलों को पहचान पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के उस वचन को, इंडिया फर्स्ट या नेशन फर्स्ट को उनके साथ मिलकर साकार करेंगे? कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल कुंडली की बात को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। नमस्कार और जय हिंद और वंदे मातरम।